बताइए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे 5 किलो का ब्लॉक है, ऐसे पुली का अरेंजमेंट है, यहाँ पे 10 किलो का वजन लटका हुआ है, यहाँ 5 किलो है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। कह रहा है कि जब ये 10 किलो का ब्लॉक 2 मीटर नीचे चला जाएगा, फाइंड स्पीड ऑफ द 10 kg ब्लॉक व्हेन इट हैज फॉलन बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जब ये 2 मीटर नीचे गया होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन सिंपल है, करने का तरीका क्या कर सकते हैं बताइए। सॉरी, वर्क एनर्जी बनाएंगे, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। आप वर्क एनर्जी तरफ चिल्लाते रहते, वही लगानी होगी और क्या करना है ना। लेकिन एक पुराने जमाने में कंस्ट्रेंट तो पढ़ा था हमने, है ना। कंस्ट्रेंट क्या था कि इसकी वेलोसिटी में और इसकी वेलोसिटी में कुछ रिलेशन होगा, डबल टाइप का रिलेशन होगा, है ना। हाँ, तो पहले वो रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी को देखना पड़ेगा। अगर इसकी स्पीड निकालनी है तो इसकी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकाल लेते हैं, एक की स्पीड आ जाएगी तो दूसरे की अपने आप ही आ जाएगी। यस और नो, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूं यहां से यहां तक जो ये लंबाई है इसको बोलते हैं L1, यहां से यहां तक लंबाई L2, यहां से यहां तक की लंबाई L3, और बोलो ये जो लिपटा हुआ है ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, बोलो भाई क्या आएगा बताना, dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सही है भाई। ये L1 लेंथ को कोई चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, L2 को कौन चेंज कर रहा है, L3 को कौन चेंज कर रहा है, यही देखना है हमें। तो मैं कहता हूं इसकी जो स्पीड होगी नीचे की तरफ, लेट से वो कुछ v स्पीड होगी, और इसकी जो v1 बोल देते हैं, और इसकी जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं v2। सही है भाई। ध्यान से देखिए, जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो बोलो ये पुली भी साथ में नीचे जाएगी, क्या ये लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज किसकी वजह से, v1 की वजह से इंक्रीज होगी, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस v1। सही है भाई। जब ये नीचे जाएगा तो बोलो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस v1, क्योंकि ये v1 की वजह से इंक्रीज हो रही है। अब बताइए यहाँ पे ये वाली लेंथ जब ये आगे जाएगा, इसलिए नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, तो बोलो ये लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो किसकी वजह से डिक्रीज होगी, v2 की वजह से। यहाँ पे लिखेंगे माइनस v2 इक्वल टू 0, तो बोलो 2v1 माइनस v2 इक्वल टू 0, यानी कि 2v1 इज इक्वल टू v2। बोलो एक रिलेशन दिख गया आपको। बोलो कुछ मुश्किल है क्या, पहली इक्वेशन क्लियर हो गई हमारी। सही बात है, ओके ऑलराइट। अब मैं कह देता हूं कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो 5 किलो वाला है, क्या इसकी हाइट में चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आया। क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कुछ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। सही है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिखेंगे, या मैं कहूं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी तो काइनेटिक में बढ़ेगी, तभी तो टोटल कांस्टेंट रहेगा। तो हम वो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है ओके। तो मुझे बताइए इसके लिए क्या करेंगे, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो कि बोलो इस पे वर्क कौन कर रहा है, mg वर्क कर रहा है, इस पे टेंशन वर्क कर रहा है, इस पे टेंशन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम इज 0। ऐसे करके भी कर सकते हैं आप, लेकिन इजी मेथड क्या रहेगा कि भाई जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो बोलो इस कुछ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा, है ना। कितना लॉस हो जाएगा, बोलो ये नीचे आया कितना लॉस हुआ, mgh कितना हाइट नीचे आया, ये 2 मीटर, m कितना है 10, g कितना है 10। तो बोलो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। इसकी भी काइनेटिक बढ़ेगी, इसकी भी काइनेटिक बढ़ेगी, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बताओ, mgh इज इक्वल टू, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना, हाफ m v1 स्क्वायर बोल दो, सही है, प्लस हाफ इसका मास, इसकी स्पीड, बोलो और कोई एनर्जी है कुछ, और तो कुछ नहीं है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सीन।
यही है बस, ठीक है। बोलो m कितना था 10 इक्वल टू 1/10 5 इंटू v1 और v2 में कुछ रिलेशन है। बोलो v2 कितना है 2v1, तो बोलो इस v2 को यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे, कितना आ जाएगा बताना, इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे इक्वल टू 5v1 स्क्वायर प्लस 5/2 2v1 स्क्वायर यानी कि 4v1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। v2 का स्क्वायर यानी कि 2v1 का होल स्क्वायर यानी कि 4v1 स्क्वायर। बोलो ये कुछ कट जाएगा, 2 पे कटेगा, ये कितना बन जाएगा 10, सही है। 15 हो गया, 15v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 200, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 200 बाय, काट दो, कितने पे काटो 5 पे काटो, 340, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40, आंसर इज इजी है। बोलिए क्या कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? बहुत ही इजी है, जो मैंने किया है इसी तरीके से करना है, अपना तरीका मत इन्वेंट करने लग जाना कि ऐसा ऐसा करेंगे। इजी मेथड है, सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब चेन वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो है इसका मैथमेटिकली डिराइव करने वाला मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। पहले मैथमेटिकली पढ़ेंगे फिर शॉर्टकट पढ़ेंगे, क्योंकि पहले शॉर्टकट पढ़ा दिया तो आपको मेन वाला मेथड पढ़ेंगे, है ना, गंदे बच्चे हो ना आप। यस, मानते भी हैं, चलो नो सब किसी ने कहा नहीं, मतलब मानते हो के चलो चलिए, ठीक है। और इस एंटिसिपेशन में भी ऐसा मत करना कि ना पढ़े कि शॉर्टकट तो सर बताएंगे, चलो 5 मिनट हम ख्याली दुनिया में चले जाते हैं, है ना। ये मेन मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है ना। सर अभी शॉर्टकट बताएंगे, बस वही करेंगे, मेन वाले को छोड़ देते हैं। मुश्किल वाला क्वेश्चन आएगा वो मेन वाले मेथड से ही होगा सॉल्व, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई एक चेन है आपके पास, इसका टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, और ये चेन ऐसे वर्टिकली प्लेस कर रखी है, ठीक है। मान लो एक जैसे साइकिल की चेन होती है ना, साइकिल की चेन मैंने ऐसे लटका रखी है, एक एंड तो यहां है और एक एंड उसका जमीन पे टच है, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बोलो भाई, वही पुराना वाला मेथड, कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन मान लेंगे, उस पोर्शन के बारे में लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, ये टोटल लेंथ क्या है l, टोटल मास कितना है m, टोटल मास m है, लेंथ l है, m l दे दिया, मतलब मास m है, लेंथ इसकी l है। तो मैंने क्या किया, x ग्राउंड लेवल, ये मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया अपना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 का, यहां एनर्जी 0, इसके ऊपर पॉजिटिव मानी जाएगी। तो मैंने कहा कि यहां से x हाइट पर एक dx लेंथ का पोर्शन मान लिया, जिसमें मास dm होगा, सही है भाई, सही है भाई। यहां से कितनी हाइट पे है, x हाइट पे है, इसका साइज कितना है dx, इसका मास कितना है dm, और इसकी एनर्जी कितनी है dp। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो पूरे की होगी, इस छोटे से पोर्शन की एनर्जी छोटी क्या आएगी, उसको मैंने dp लिख दिया, सही है भाई। बोलो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इस छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए एक छोटा सा मास dm ग्राउंड से x हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m मास का ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटी, h हाइट पर हो रहा था तो mgh एनर्जी होगी कि उसकी। अब मास कितना है dm, ग्रेविटी g, हाइट कितनी है x, तो बोलो इस छोटे से पोर्शन की यही तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो बोलो ये क्या है, dpe है कि नहीं, यही dpe, सही है। तो dpe आ गया। अब छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, बड़ा पोटेंशियल यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, सही है भाई। तो यही हमने यहाँ किया है, dp इज इक्वल टू dmgx, mgx से, ठीक है। बोलिए इंटीग्रेट करेंगे, क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x जो है वो हाइट है, और अलग अलग पोर्शन की अलग अलग हाइट होगी, यहाँ से कुछ अलग हाइट होगी, यहाँ अलग होगी, अलग जगह अलग अलग होगी, सही है भाई, है ना। क्लियर है बात। तो हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब हम दोनों को हटा के क्या चाहते हैं कि सिंगल वेरिएबल बन जाए, सिंगल वेरिएबल बन जाएगा तो मेरी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, बोलो भाई एल लेंथ में कितना मास था, ए की यूनिट में कितना हो जाएगा, डीएक्स लेंथ में कितना हो जाएगा,
m बाय एल इंटू dx हो जाएगा। सही है भाई। अच्छा dx लेंथ में इतना मास हो जाएगा, अरे dx में कितना मास है, dm ही तो है, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, dm की वैल्यू आई है, तो क्यों ना मैं dm की जगह इसकी पुट कर दूं, क्या आ जाएगा बताना, इंटीग्रेशन m बाय एल x इंटू जी सॉरी dx था यहाँ पे और यहाँ पे x। सही है, कोई दिक्कत भाई? बोलो m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, g कांस्टेंट बाहर निकाल दें, तो बोलो mg बाय l बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। सही है, वेरिएबल है x, तो बोलो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो भी किसकी लगेगी, x की लिमिट लगेगी। बोलो x की वैल्यू कहां से शुरू होती है, सबसे पहला पोर्शन कहां आता है, जीरो हाइट पे, और सबसे ऊंची हाइट का पोर्शन कहां आता है, एल हाइट पे, एल हाइट पे आता है ना। बोलो भाई, तो बोलो x की वैल्यू जीरो से शुरू होती है और छोटे छोटे पोर्शन को कवर करते हुए जीरो से लेकर कहां तक जाती है, एल तक। तो बोलो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, 0 टू एल। सही है भाई, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, mg बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 की लिमिट 0 से एल। आप चाहो तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट है। सही है। अच्छा एक बार x की जगह l रखो, क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस 0, तो वो 0 ही रहेगा, तो बोल क्या आ जाएगा, mg l स्क्वायर बाय 2l, एक l से एक l कट जाएगा, क्या आ जाएगा mg l। सही है, सिंपल है। अगर यहाँ पे आपको dm की वैल्यू कुछ और गिवन होती तो आप क्या करते, dm की वैल्यू m बाय l dx की जगह कुछ और लिख देते, इंटीग्रेट करके आंसर आना है आप, ठीक है ना। और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अगले जो हमारा चैप्टर होगा ना, सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर होगा वहां पे आएंगे। वहां पे आप हर तरह के इंटीग्रेशन में जो फिजिक्स में यूज होता है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में जो इंटीग्रेशन सीख गया ना, उसको फिजिक्स में इंटीग्रेशन कभी दिक्कत नहीं आती, तो सेंटर ऑफ मास का जो इंटीग्रेशन है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। और बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं यही चीजें बार बार आती हैं वहां पे बार बार आती रहती है, वहां तक 15 बार आ जाएंगी, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि आप दोबारा कभी अटकेंगे, लेकिन ध्यान रखना है एब्सेंट नहीं होना है, ठीक है भाई। तो बोलो यहाँ पे कोई भी डाउट है ना, ठीक है, ओके। तो देखिए कितना है आंसर, mgl/2, ठीक है। अच्छा अभी मैंने एक चीज बोली, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास क्या है, अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे मास सारा सेंटर में हो, है सेंटर का मास, ऑफ मतलब का सेंटर का मास, ये तो होना चाहिए, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम किसी बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं अभी, तो आपको मेरी बॉडी के सारे पार्ट दिख रहे हैं, भाई सर दिख रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, जैसे आप मेरे से 1 किलोमीटर दूर चले गए, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आप 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो बिल्कुल पेन की निब के जैसा पॉइंट दिखाई देगा, है ना। अज्यूमिंग कि भाई आपकी जो नजर है वो पास जैसी है, ईगल है आप, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बिल्कुल आप दूर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, सही है। अच्छा अब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो कहां लग रही होगी भाई, हो सकता है यहाँ पे कोई आके मेरे को ऐसे सर पे ऐसे धक्का मार रहा हो, पॉसिबल है ना भाई, कोई मेरे को हो सकता है यहाँ पे धक्का मार रहा हो, कोई हो सकता है कोई इधर से पुश कर रहा हो सकता है कोई इधर से पकड़ के मेरी टांग खींच रहा हो, पॉसिबल है ना। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि मेरी बॉडी कौन से बॉडी पार्ट को खींचा दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, खींचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। लेकिन जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और उस पर एफ फोर्स लग रही है, इसका मास m है, एक्सेलरेशन का दिखाई देगा F/m, सही है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है तो हम क्या करते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देने लग जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है। जिस जगह पे हमें वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, अनऑफिशियल डेफिनेशन है ये। जहां पे बहुत दूर जाने के बाद आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट जहां पे हम बॉडी का कंप्लीट मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, होता नहीं है, मान लेते हैं। जैसे मेरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां होगा, ठीक है ना, इतना ही मास इसके ऊपर है, इतना ही मास इसके नीचे है, इतना ही मास राइट साइड में, इतना ही मास लेफ्ट साइड में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको जो ये बॉडी दिखाई दे रही है ये कहां दिखाई देगी, यहां पे दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी,
यहां दिखाई देगी आपको। यस और नो, लगभग यही तो सेंटर होगा ना। यस और नो, ठीक है। अब इस चेन को देखना है। आप बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओगे, मुझे बताओ आपको ये ऑब्जेक्ट छोटा होते 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 कहां दिखाई देने लगेगा? इसके सेंटर पे नहीं दिखाई देगा। यस और नो, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, COM। सही है। इसकी हाइट कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से? L/2 हाइट पे होगी भाई, बिल्कुल बीच में दिखाई देगा ना। यस और नो, बोलो यहां से इसकी जो हाइट दिखाई देगी आपको, मैं कहता हूं L/2 दिखाई देगी। जब आप इंफिनिटी डिस्टेंस पे या 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका मास कितना दिखाई देगा? m ही दिखाई देगा। मास m है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मास m इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नाउ फॉर यू, जब आप बहुत दूर चले गए। और उसकी हाइट कितनी है? L/2। तो एक m मास का ऑब्जेक्ट L/2 हाइट पे रखा हुआ है, ग्रेविटी g है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? mgh। h कितना है? L/2। mg/2 है। समझ में नहीं आया? तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर जाके देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई देता है? सेंटर ऑफ मास। चेन के क्वेश्चन में अगर सिंपल चेन दे रखी है, यूनिफॉर्म चेन दे रखी है, तो आपको वो मास कहां दिखाई देगा? चेन के सेंटर पे दिखाई देगा। सही है। अब उस चेन के सेंटर पे मास दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। सही है। यहां पे मास कहां दिखाई दे रहा था? L/2 पे। तो L/2 पे m मास रखा हुआ है, ये मान लेंगे, क्योंकि जितना ऊपर होता है नीचे भी है। तो बोलो इसका और इसका मिला के एवरेज यही आएगा, इसका और इसका एवरेज यहां आएगा और यहां वाले यही है। तो ओवरऑल हाइट क्या होगी? L/2। तो mg L/2। सही है भाई, यही शॉर्टकट। सही है। कंसिडर इट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह जब आप देखने लगेंगे तो ये आपको कहां दिखाई देगा? L/2 हाइट पे रखा हुआ नजर आने लग जाएगा। समझ नहीं आया? सही है। अब ये क्वेश्चन देख लो, अब ये मॉड्यूल में देखे होंगे कहीं कहीं थोड़े थोड़े, है ना, और हुए नहीं होंगे। अब देखो ये इतनी आसानी से होते हैं। ठीक है। देखो करने का तरीका ऑब्वियसली यू कैन इंटीग्रेट एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट, लेकिन जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या करना है ना। तो अपने को क्या करना है? अपने को नीट क्लियर करना है, IIT का एग्जाम क्लियर करना है। अपने को क्या चाहिए? डायरेक्ट मेथड चाहिए जिससे सही आंसर आए। सही है। तो बोलिए भाई क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म चेन। यूनिफॉर्म चेन क्या कह दिया? एक m मास की चेन है। टोटल मास इसका कितना है भाई? m मास है। टोटल लेंथ कितनी है? L। टोटल लेंथ L है, स्मूथ सरफेस है। L/3 लेंथ यहां लगती हुई है और 12/3 लेंथ यहां। अब आपको बताना है कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 है यहां पे। बोलो इस वाली का तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, सिर्फ इसी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो बोलो इससे ऊपर है कि इससे नीचे है? तो एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी। सही है। अब मैं कहता हूं बोलो इसका तो एनर्जी 0 तो भूल जाओ, सिर्फ इसकी एनर्जी देखो। बोलो टोटल लेंथ कितना है? सिर्फ इतने में मास कितना होगा? m/3। भाई L लेंथ में कितना मास है? m। तो L/3 में कितना मास होगा? सही है। तो बोलो इसका मास हो गया m/3। अब यू देखो आप बहुत दूर चले जाएंगे तो इसका सारा मास कहां दिखाई देगा? सेंटर पे दिखाई देगा। बोलो ये टोटल L/3 है तो ये कितना हो जाएगा? L/6 हो जाएगा, है ना। इसका आधा हो गया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, जैसे 1/2 इंटू L/3, है ना। अच्छा तो बोलो मास है m/3, लेवल से कितना डिस्टेंस है इसका? तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh m/3 g L/6। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उससे नीचे। समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो टेबल है ना जिसपे ये चेन ऐसे रखी हुई है वो स्मूथ है, स्मूथ है। अब क्या हुआ कि ये जो चेन है ये स्लाइड होकर नीचे आने लगी, ठीक है, फिसल सकती है ये चेन, यस और नो। अब जैसे ये चेन फिसलेगी तो ये पार्ट नीचे जाने लगेगा, ये पार्ट यहां आने लगेगा, और आगे आएगा, और आगे आएगा, और आगे आएगा, यस और नो। एक टाइम होगा जब ये पूरी की पूरी चेन कंप्लीटली
टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ आ चुकी हो, उस टाइम पे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन? इंटीग्रेशन से करके देखना, मौत आ जाएगी, होगा नहीं। लेकिन जो हमारा मेथड है सेंटर वाला, उससे तुम 1 मिनट में नहीं लगाओगे। क्या करना है उसमें? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही है, ओके। तो बताओ इनिशियली इसकी कितनी एनर्जी थी? m/3 मास l/6 पे था, तो -m/3 gl/6 ये होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ओके। जब ये पूरी की पूरी चेन नीचे जा चुकी है तो बोलो पूरा का पूरा मास m नीचे लटक चुका है, टोटल लेंथ कितनी है? l लेंथ है। सेंटर कहां होगा? l/2 पे होगा। अब बताओ m मास की चेन या m मास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेवल से l/2 डिस्टेंस पे, तो बोलो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg l/2, वो भी नेगेटिव। ये क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज पूछा मैंने, लॉस नहीं पूछा। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल माइनस फाइनल। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, कर दिया। इसमें से इसको माइनस, क्या आएगा बोलो? mgl/2 माइनस mgl/6, बोलो m/3 gl/6 हो जाएगा। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पे थी चेन, गेन कितना हो जाएगा? हाफ mv²। तो हाफ mv² इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। नहीं हुई बात? क्लियर नहीं? कोई बात नहीं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है? इनिशियली कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। सही है। सर हर एक जो पार्ट है चेन का उसकी स्पीड बराबर होगी। यस, सॉलिड चेन है ना, तो बोलो जब ये नीचे जा रही है तो बोलो ये भी इतनी स्पीड से जा रहा है, ये भी इतनी स्पीड से जा रहा है। एक्सटेंड थोड़ी हो रही है चेन, है भाई, है रबर थोड़ी है। यस और नो? ठीक है, तो बोलो हाफ mv² हो जाएगा। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस m/3 gl/6 माइनस mgl/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। m काट तो पहले ही, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएगा। gl/9 प्लस gl, सॉल्व कर लिया। v² का वैल्यू आया, v² का आंसर। समझ में नहीं आया? रिपीट करना है, ठीक है ना? सिमिलर क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अभी दोबारा यहां पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब 2m/3 मास ऊपर है और m/3 मास लटक रहा है, तो जैसे उस चेन को रिलीज किया गया, तो जैसे रिलीज करेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आई सॉ दिस इन वन ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ LN, आई थिंक। इस तरह का चेन है, ठीक है भाई। यहां मास कितना है बोलो? सही है। दिस इज एनालॉगस टू अनदर सिस्टम जिसमें क्या होता है, ऐसे एक टेबल होता है, यहां पुली होती है, यहां पे m/3 मास लटक रहा होता है और यहां पे। अब बताओ जैसे ही मैंने अभी तो इसको पकड़ा, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। नेट पुलिंग फोर्स क्या है? m3g, मतलब m/3g
टोटल मास कितना पुल करना है m, तो कितना आंसर आ गया g/3। सही है। तो व्हाट इज, अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। टोटल मास कितना है 2m/3 + m/3, m मास है ना, नेट फोर्स कितनी है खींचने वाली mg/3 तो है। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg/3, m से m कटेगा कितना आ जाएगा g/3। तो इनिशियल एक्सेलरेशन इज g/3। ओके, फिर पूछ लेगा कि जब ये पूरी की पूरी स्लाइड हो चुकी है नीचे, तब एक्सेलरेशन कितना है। सही है, पूरी की पूरी नीचे स्लाइड हो चुकी है, ऊपर मास कितना है बचा है 0। यहां पे कितना मास आ गया m, तो m मास है, पूरी की पूरी फोर्स mg नीचे लगेगी। टोटल मास कितना खींचा जा रहा है m मास ही खींचा जा रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन है g। समझ आया। अब ये भी पूछ सकता है कि जब ये चेन m/2 नीचे और m/2 ऊपर बची होगी, तब एक्सेलरेशन कितना होगा। तब भी ऐसे करना है, यहाँ पे m/2, यहाँ पे m/2, पुलिंग फोर्स mg/2, टोटल मास m, mg/2 by m, g/2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं हो गया। ओके, अब ये देखो, ये एक पुली है, ठीक है भाई, इस पे ऐसे करके चेन लटका रखी है। एल लेंथ इधर है, एल लेंथ इधर है, टोटल लेंथ कितनी है 12, टोटल मास कितना है 12। अब आपको बताना है कि अगर ये लेवल मेरे लिए क्या है ग्रेविटेशनल रेफरेंस है, तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। ध्यान से देखो, और ये गिवन है कि पाई आर मतलब ये जो है ये, दिस इज वेरी वेरी लेस देन एल। इसके एल के सामने ये इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। कैसा लग रहा है ये फोटो, दो छोटी वाली लड़की है, नहीं लग रहा। हाँ, तो क्या था, मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। तो क्या करना है बोलो, ये टोटल लेंथ कितनी है एल, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, तो बोलो इसका मास m, इसका मास भी m, m मास l/2 पे है, तो mg/l/2 नेगेटिव, और सिमिलरली ये भी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -mg अलग सा आ जाएगा, देखो लिखा होगा। सही है भाई। ओके, अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं टेक्निकली। देखो 2l/3, l/3 ये रेफरेंस लेवल, ए यूनिफॉर्म रॉड नहीं होना चाहिए, चेन होना चाहिए, ऑफ मास m स्टार्ट्स स्लिपिंग फ्रॉम द टेबल विद इनिशियल पोजीशन एट शो। तो जो ये चेन है, ये इस पोजीशन से स्टार्ट होती है स्लिप करना, l/3 नीचे, 2l/3 ऊपर, m/3 नीचे, 2m/3 ऊपर। फाइंड स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट्स जीरो लेंथ इज लेफ्ट ऑन टॉप ऑफ द टेबल। जब टेबल के ऊपर जीरो लेंथ बची होगी, तब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चेन। ऊपर ऊपर अभी किया नहीं, रिपीट करने की जरूरत है, कर लोगे। ओके, ठीक है। F is a force used to pull the chain slowly up the table। अभी क्या हो रहा है, जो चेन है उसको धीरे धीरे F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। पोजीशन दिख रही है l/3 नीचे और 2l/3 ऊपर, m/3 नीचे, 2m/3 ऊपर। सही है। F is a force used to pull the chain slowly, ध्यान है स्लोली है। पहले भी जब इसको खींचना शुरू किया तब भी ये ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से ऊपर चढ़ रही थी, और जब इसको पूरा खींच लिया गया तब भी ये ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से ही इधर आ रहा है। सही है। स्लोली का यही मतलब है कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन ब्रिंगिंग द चेन कंप्लीटली ऑन द टेबल। तो इस चेन को पूरा ऊपर लेकर आने के लिए कितना वर्क किया है फोर्स F, ये बता। कैसे करेंगे वंशिका, एनी आइडिया। वही बात जो मैं बहुत बार चिल्लाता हूं, वही मेथड, वही थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करना है, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है भाई, अब भी यही करना है। सही है क्या भाई, कि देखो ये फोर्स F लग रही है,
ठीक है, यहां mg भी लग रहा है, यहां भी कुछ mg टाइप का लग रहा होगा, 2m/3g लग रहा होगा, यहाँ पे m/3g लग रहा होगा। ठीक है, ओके। तो मुझे बताना है कि भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल दिया है ना यहाँ पे, सही है भाई। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल और mg के अलावा कोई यही नहीं यहाँ पे, है क्या? ठीक है, बोलो वर्क डन बाय mg, mg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आगे इधर ले आओ, क्या मिल जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इधर लाए, पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होगा बोलो? जब ये पूरी की पूरी यहां चली जाएगी तो यहां आ जाएगा, ये रेफरेंस लेवल है मेरा, तो सारी की सारी चेंज इस लेवल पे आ गई, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? बोलो m/3 मास, यहां क्या है, कितने पोजीशन पे है? l/6 पोजीशन पे है। बोलो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस m/3 g l/6, कितना जाएगा? mgl/18, वो भी नेगेटिव, सही है। बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस माइनस mgl/18, तो कितना आ जाएगा? mgl/18, तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू mgl/18, सही है भाई, कोई दिक्कत हो गया ना? अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रिक्शन डाल दो। ठीक है, ये भी आसान है ऑब्वियसली। कह रहा है फाइंड म्यू टू प्रिवेंट स्लिपिंग। यहां पे ये वाला जो सरफेस है क्या है? रफ सरफेस, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? म्यू। ठीक है, सही है, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। बताना है कि म्यू कितना होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो। इसका सिंपल वाला डायग्राम बना दो क्या? सिंपल वाला डायग्राम जिसमें इस चेन के पोर्शन को, इसको और इसको ब्लॉक्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, व्हाट इज द, बोलो भाई ये नीचे जाना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, तो बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे कितना? म्यू एन, सही है। एन का वैल्यू कितना होगा बोलो? एन ऊपर mg नीचे, एन कितना है? 2m/3g, सही है। तो एन का वैल्यू आ गया कितना? 2mg/3, सही है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू एन, एन मतलब 2mg/3। तो ये हो गया इधर का फोर्स, और इधर वाला फोर्स क्या है? mg/3 है। तो बोलो ये फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? तो बोलो क्या आएगा? म्यू 2mg/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, सही है, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट, इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। जो ये म्यू है ये 1/2 से कम है, मतलब स्लिपिंग तो नहीं रुकेगी, है ना? स्लिप होके वो नीचे जाएगी, चेन स्लिप होके नीचे जा रही है, तो मत बैठो, स्लिप होके नीचे जा रही है, तो जब ये पूरी तरह से नीचे जा चुकी होगी तब स्पीड कितनी होगी? ये क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट बहुत ऑब्वियसली सोचने वाला है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं अगली क्लास में। ठीक है, कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई तो करेंगे ना? एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ज्यादा नहीं दे रहा हूं, ठीक है? कर सकते हैं आप इसको, पक्का ट्राई तो करेंगे, हाँ, अदरवाइज वैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखें, ये नहीं, ये है सॉल्यूशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन का सहारा है बाबा श्याम हमारा। क्या गलत बोला क्या? फिजिक्स में इंटीग्रेशन का सहारा है और बाबा श्याम हमारा है कि नहीं है? अरे लड़के को तो बोलना चाहिए, तो हम तो गरीब थे, बोल ही नहीं रहे हैं।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नया टॉपिक, सिर्फ बेसिक चीज बताऊं। व्हाट टाइम इज इट? 50। ऑब्वियसली 9:15 पे शुरू ही किया था। यस, तुम देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है, मतलब हाथ नहीं घुमाते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है, इसको मैं अगर ऐसे मारूंगा तो क्या होगा? ये कहीं यहां तक जाके वापस आ सकती है। थोड़ा और तेज मारूंगा तो क्या होगा? ये यहां तक जाके वापस आ सकता है। थोड़ा और तेज मारूंगा तो हो सकता है कि पूरा चक्कर काट दे। तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी इसको कि ये सिर्फ यहां तक जाए, ये यहां तक जाके और ऐसे करके गिर जाए, है ना? या फिर कितनी स्पीड दी जाए कि ये पूरा चक्कर लगा दे ऐसे। ये ही होता है इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यही है कि भाई पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट को ऐसे मार दिया, बोलो कितनी स्पीड देनी चाहिए ताकि ये बी तक पहुंच जाए, ताकि ये सी तक पहुंच जाए, ताकि ये पूरा चक्कर लगा दे, सही ना? ए बी सी 3 पॉइंट, बी तक पहुंच जाए, सी तक पूरा चक्कर लगा दे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट याद है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह, वो आता है तो ये भी आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।